सोचिए, अगर किसी शहर की खामोशी अचानक एक ऐसे धमाके से टूट जाए जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पूरा देश हिला दे। एक ऐसा धमाका जिसे देखकर दुनिया भी एक पल के लिए रुक जाए और सोचे, आखिर भारत में इतना बड़ा खेल चल क्या रहा है। दिल्ली का वो मंजर सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो आने वाले तूफान का इशारा था जिसने भारत को गहरे तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप सच का दूसरा पहलू भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देना न भूलें। दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद माहौल ऐसा था जैसे किसी ने एक शांत सरोवर में बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। चारों तरफ सवाल, शक और डर की लहरें फैल चुकी थीं। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने पहली ही घड़ी में ये तय कर लिया था कि इस बार जल्दबाजी नहीं होगी। न कोई शोर, न कोई उंगली उठाना, पहले तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि यह घटना किसी सामान्य हादसे जैसी नहीं लग रही थी। धमाका होते ही गृह मंत्री का मौके पर पहुंचना साफ संकेत दे रहा था कि मामला बेहद गंभीर है। मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी और यह बिल्कुल साफ हो गया था कि यह कोई साधारण गैस सिलेंडर फटने की घटना नहीं हो सकती। फिर भी भारत ने पूरे 24 घंटे इंतजार किया, जांच को प्राथमिकता दी और फिर घोषणा की, यह सिर्फ ब्लास्ट नहीं, यह एक आतंकी हमला है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात थी भारत का संयम। दुनिया यह देख रही थी कि भारत बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जबकि पहले भी कई जगह हुआ है कि घटना होते ही सीधे बयान आ जाते हैं। लेकिन इस बार भारत ने पूरी तरह पेशेवर अंदाज में शांत रहकर काम किया। जैसे ही दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना घोषित किया गया, उसके बाद बड़ा खेल शुरू हुआ। आतंकी घटना का मतलब साफ था, किसी बाहरी या अंदरूनी संगठन ने भारत को दहलाने की कोशिश की है। और जब यह बात सामने आई कि यह कोई भूल चूक वाला हादसा नहीं बल्कि ठोस प्लानिंग का हिस्सा था, तो दुनिया भी सतर्क हो गई। अमेरिका ने भी इसे टेरर अटैक बताया। मतलब भारत की जांच इतनी मजबूत थी कि वैश्विक स्तर पर भी इसे मान्यता मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान पाकिस्तान में भी एक धमाका हुआ और वहां की सरकार ने बिना जांच किए तुरंत भारत को दोषी ठहरा दिया। यह हरकत इतना बचकाना कदम था कि पाकिस्तान खुद अपनी चाल में फंस गया। भारत जहां सबूत इकट्ठा कर रहा था, वहीं पाकिस्तान जल्दबाजी में बयान दे रहा था। यह जल्दबाजी वही थी जो गुनाहगार को खुद ही बेनकाब कर देती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ऑपरेशन सिंदूर का पुराना जिक्र सामने आने लगा। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि अब कोई भी आतंकी हमला देश पर युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह ठिकानों को चुन चुनकर मार गिराया था, वह आज भी पाकिस्तान की रगों में डर बनकर बैठा है। जब दुनिया को लगा कि भारत शायद इस बार भी तेजी से जवाब देगा, उसी समय भारत ने फिर दिखाया कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स को बताया कि भारत पूरी जांच कर रहा है, और जब अमेरिका के विदेश मंत्री तक यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा, भारत सक्षम है, भारत की जांच पर भरोसा है। ये वही बात थी जो पाकिस्तान को भीतर तक चुभ रही थी। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां से यह पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई स्थानों पर छापे पड़ने लगे। कुलगाम, गांदरबल, पुलवामा, श्रीनगर, इन सभी जगहों पर जांच एजेंसियों की लगातार रेड हो रही थी। 3 दिनों तक सरकार पूरी तैयारी में थी, हर एक सुराग जोड़ रही थी और इसी दबाव में आतंकी नेटवर्क घबराने लगा। 10 नवंबर की शाम से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की। सोचिए, 3000 किलो। अगर वह विस्फोटक फट जाता तो जो नुकसान होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तनाव और जांच के दबाव में असली आतंकी मॉड्यूल उजागर हुआ। फरीदाबाद और दिल्ली को टारगेट जोन बनाया गया था। आतंकी मॉड्यूल की जड़ें उन जगहों से शुरू हो रही थीं, जहां कोई शक भी नहीं करता। डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल स्टूडेंट, ये था नया व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ऐसे चेहरे जो सामान्य लगते हैं लेकिन पृष्ठभूमि में बड़े हमलों की प्लानिंग लिखते हैं। श्रीनगर में लगे एक पोस्टर ने इस पूरी कहानी को दिशा दी। जैश ए मोहम्मद के नाम पर धमकाने वाला यह पोस्टर जांच एजेंसियों तक पहुंचा और वहीं से एक मौलवी, फिर एक डॉक्टर, फिर पूरी चेन खुलती चली गई। पोस्टर लिखने वाले का नाम निकला डॉक्टर आदिल, उसके बाद गिरफ्तारी शुरू हुई। सहारनपुर में आदिल, फरीदाबाद में मुजम्मिल, फिर कश्मीर में कई संदिग्ध और अंत में वो महिला जो पूरे मॉड्यूल की असली रीढ़ थी, डॉक्टर शाहीन शहीद। यहीं से असली प्लॉट सामने आया। ये सब लोग पाकिस्तान आधारित महिला आतंकी ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़े थे, जिसे हाफिज सईद की बहन चलाती है। ये आतंकी 2 साल से 1-1 किलो करके अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे। सब्जियों के बैग, छोटे छोटे पैकेट, रोजमर्रा की चीजों के बीच छिपाकर इतनी विस्फोटक सामग्री जमा कर ली गई थी कि दिल्ली को कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता था। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी इनके नेटवर्क की मुख्य जगह थी। वहीं कमरे में 3000 किलो विस्फोटक रखा था। वहीं से दिल्ली के लिए प्लान तैयार किया गया और इस दबाव में एक आतंकी, डॉक्टर उमर,
सब कुछ उजड़ता देख घबराया और अपने ही I-20 वाहन में अधूरी तैयारी के साथ बैठकर दिल्ली पहुंचा। उसकी घबराहट इतनी थी कि उसने रास्ते में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तक बनवाया ताकि पुलिस न रोके। गाड़ी में भरपूर CNG भरी, लाल किले के पास जाकर नमाज पढ़ी और फिर कुछ ही मिनटों बाद खुद को उड़ा लिया। लेकिन असल प्लान इससे भी बड़ा था। 4 जगहों पर ब्लास्ट होना था। I-20 के अलावा एक और कार, एक लाल रंग की इको स्पोर्ट भी तैयार थी, जो अब भी जांच एजेंसियों के लिए सवाल है। यह थी इस कहानी की पहली परत, जो दिखाती है कि कैसे पूरे देश को हिलाने की तैयारी हो रही थी और कैसे भारत ने एक विशाल त्रासदी होने से पहले ही इस मॉड्यूल को जड़ से पकड़ लिया। श्रीनगर की दीवार पर लगा वह पोस्टर किसी मामूली चेतावनी जैसा नहीं था। उस पर लिखा गया हर शब्द इस बात का संकेत था कि आतंकी संगठन अब भारत के भीतर छिपे हुए लोगों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पोस्टर न केवल धमकी दे रहा था, बल्कि यह भी बता रहा था कि कौन लोग सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहे हैं और कौन गद्दार उनके माने जा रहे हैं। जैसे ही यह पोस्टर सामने आया, जांच एजेंसियों ने इसे साधारण घटना मानने से इनकार कर दिया। सवाल उठे, क्या यह वाकई जैश का संदेश है? कौन है जिसने इसे लिखा? इसे फैलाने का मकसद क्या था? इसी सवालों के बीच पुलिस पहुंची शोपियां, जहां गिरफ्तार हुआ मौलवी इरफान अहमद। यह व्यक्ति कई युवाओं में कट्टरपंथ भरता था, लोगों को भड़काता था और पर्दे के पीछे से इस नेटवर्क का समर्थन करता था। पूछताछ शुरू हुई और पहली परत खुलते ही सामने आया एक नाम, डॉक्टर आदिल अहमद। यह वही व्यक्ति था जिसने पोस्टर लिखा था, वही जिसने कई युवाओं को गुपचुप बैठकों में उकसाया था। बाहरी तौर पर वह पढ़ा लिखा, सभ्य, सम्मानित इंसान लगता था, लेकिन भीतर से आतंकी विचारधारा फैला रहा था। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह कई महीनों से लंबी छुट्टियों पर था और उन्हीं दिनों में उसकी गतिविधियां सबसे संदिग्ध थीं। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद जांच टीम फरीदाबाद पहुंची, जहां मिला दूसरा बड़ा नाम, डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। उसका एक कमरा था और ठीक उसके बगल में रहता था डॉक्टर उमर, वही व्यक्ति जिसने बाद में I-20 कार में खुद को उड़ा लिया। अब तक ऐसा लग रहा था कि यह कोई छोटी मोटी साजिश है, लेकिन जैसे जैसे कमरों की तलाशी हुई, मामला डरावना रूप लेता गया। मुजम्मिल के कमरे से मिली बंदूकें, पिस्तौलें, वायरिंग, टाइमर और ब्लास्ट सामग्री, ये सब देखकर ही लग गया कि इसके पीछे कोई बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है। लेकिन फिर आया असली झटका। कमरे से बरामद लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इतनी विस्फोटक सामग्री, यह खुद में एक भयावह सच था। जांच एजेंटों ने जब मुजम्मिल से पूछताछ की तो वह टूट गया। यह स्वीकार करना पड़ा कि यह खेल वह अकेले नहीं खेल रहा था। और ठीक उसी समय सामने आया तीसरा नाम, डॉक्टर शाहीन शहीद। यह वही महिला थी जो वर्षों पहले कानपुर के मशहूर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी थी। पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित, लेकिन धीरे धीरे कट्टरपंथी विचारों का असर उस पर इस कदर बढ़ा कि वह पढ़ाई छोड़कर सीधे पाकिस्तान की महिला आतंकी ब्रिगेड से जुड़ गई। एक ऐसी ब्रिगेड जिसका संचालन हाफिज सईद की बहन सादिया अजहर कर रही थी। डॉक्टर शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात नाम की महिला इकाई संभाल रही थी, जिसका मकसद था पढ़ी लिखी महिलाओं को मॉडर्न व्हाइट कॉलर टेररिज्म का हिस्सा बनाना, ताकि उन पर किसी को शक भी न हो। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी ने पूरी साजिश को खुलकर रख दिया। उसने बताया कि वह पिछले 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट की छोटी छोटी खेपें फरीदाबाद ला रही थी, कभी सब्जी के थैलों में, कभी दवाइयों के कार्टन में, कभी मेडिकल इक्विपमेंट के नाम पर। उसका मकसद था धीरे धीरे इतना विस्फोटक इकट्ठा करना कि दिल्ली NCR को एक झटके में दहला सके। अब कहानी और गहरी होती गई। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, कश्मीर के कई इलाकों से युवक इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। फरीदाबाद और दिल्ली के लिए लॉजिस्टिक हब बनाया गया था और हमले के लिए 4 जगहें तय की गई थीं, यानी एक नहीं बल्कि कई धमाके होने वाले थे। जैसे ही शाहीन पकड़ी गई, नेटवर्क का सबसे खतरनाक सदस्य डॉक्टर उमर घबराहट में टूट गया। उसे पता था कि अब बारी उसकी है। उसे समझ आ गया कि सबूत बहुत गहरे हैं, क्योंकि उसके कमरे में भी एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला था। 10 नवंबर की सुबह उसने हड़बड़ाहट में अपनी I-20 गाड़ी उठाई, CNG भरवाई और दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। एक बात बेहद चौंकाने वाली थी, पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उसने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तक तैयार कर रखा था। मतलब पूरी सोची समझी चाल। दिल्ली पहुंचकर उसने लाल किले के पास की एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। शायद यही उसका आखिरी शांत पल था। इसके बाद उसने गाड़ी को तेजी से दौड़ाया, लेकिन डर, तनाव और अधूरी तैयारी ने उसे जल्दबाजी में खुद को उड़ा देने पर मजबूर कर दिया। धमाका इतना तेज था कि उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। बाद में DNA से पुष्टि हुई कि यही डॉक्टर उमर था। परंतु असली डर की बात यह थी कि जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी में भी विस्फोटक भरा था, वह खाली मिली। मतलब दूसरा
आतंकी भाग चुका था। जांच अभी भी उसी की तलाश में है, क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में घातक हमला कर सकता है। भारत की जांच एजेंसियों ने अब तक जितने भी तार उठाए थे, वे सभी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। हाफिज सईद की बहन द्वारा बनाए गए नेटवर्क, कश्मीर में सक्रिय कट्टरपंथी मौलवी, फरीदाबाद में बेस कैंप, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स का इस्तेमाल और विदेश से मिले डिजिटल निर्देश, सब कुछ जुड़ रहा था। इसी बीच पता चला कि कई संदिग्ध हाल में तुर्की भी गए थे और तुर्की, पाकिस्तान और कुछ मध्य पूर्वी कट्टरपंथी समूहों का सहयोग पहले भी देखा जाता रहा है। इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सबक था, आतंक अब नया रूप ले चुका है। अब यह सिर्फ बंदूक लेकर पहाड़ों में छिपे लोगों का खेल नहीं है। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप, डॉक्टर की कोट, इंजीनियर की आईडी कार्ड और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छिपे चेहरों का नया आतंकवाद है। भारत ने देश में एक बहुत बड़ा हादसा टलने से बचा लिया है। अगर 3000 किलो विस्फोटक एक साथ फट जाता तो दिल्ली का नक्शा तक बदल जाता और दुनिया देखती कि यह इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला बन सकता था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी वह कड़ी बाकी है, जहां से पता चलता है कि यह पूरा मॉड्यूल भारत में कैसे फैला, कैसे संचालित हुआ और इसके पीछे पाकिस्तान क्या असली गेम खेल रहा था। और सबसे अहम बात, अब भारत क्या करेगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा? क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जाएगा? अब जब पूरी साजिश सामने आ चुकी थी, भारत की जांच एजेंसियों को यह साफ दिख रहा था कि यह कोई अचानक बना प्लान नहीं था, बल्कि कई महीनों से बुनी जा रही एक गहरी रणनीति थी, जिसकी हर परत पाकिस्तान में बैठे उन दिमागों तक पहुंचती थी जो भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने का सपना देखते रहते हैं। कश्मीर के स्थानीय मॉड्यूल को सक्रिय करके, फरीदाबाद और दिल्ली में लॉजिस्टिक बेस तैयार करके, पढ़े लिखे चेहरों के पीछे आतंक की परछाई छिपाकर और फिर महिलाओं को इस्तेमाल करके व्हाइट कॉलर टेररिज्म को मजबूत करके यह नेटवर्क चुपचाप पनप रहा था। लेकिन जैसे ही भारत की जांच टीम ने 3 दिनों की रेड के बाद तेजी से गिरफ्तारी शुरू की, यह पूरा मॉड्यूल बिखरने लगा। डॉक्टर शाहीन शहीद के पकड़ते ही पाकिस्तान का कनेक्शन खुल गया। वह 2 वर्षों से जमात उल मोमिनात का संचालन करती थी, जिसके पीछे विचारधारा हाफिज सईद की बहन सादिया अजहर की थी, यानी योजना पाकिस्तान की थी, निष्पादन भारत में हो रहा था और निशाना दिल्ली एनसीआर का दिल था। इस पूरी कहानी के केंद्र में डॉक्टर उमर मारा हुआ आतंकी था, जिसने आखिरी क्षणों में डर के चलते खुद को उड़ा दिया। उसने जिस तरह गाड़ी में विस्फोटक भरा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया, सीएनजी टैंक भरवाया और फिर लाल किले के पास नमाज पढ़कर निकल गया, यह दिखाता है कि उसकी मानसिक स्थिति टूटी हुई थी। वह जानता था कि जांच एजेंसियां उसके पीछे हैं और यह भी कि उसकी गिरफ्तारी सिर्फ समय की बात है, इसलिए उसने आधी तैयारी के साथ खुद को उड़ा दिया। मगर सवाल यह है कि क्या यही हमला असल उद्देश्य था? नहीं, जांच से यह साफ हुआ कि यह सिर्फ पहला धमाका था, जो बाकी बड़े धमाकों का संकेत बनना था। 4 जगहों पर विस्फोट होना था, एक नहीं। I-20 तो बस शुरुआत थी। असली खतरा वह लाल रंग की इको स्पोर्ट थी, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा था और जिसका ड्राइवर अभी तक फरार था। यह वही चीज है जिसने जांच एजेंसियों को आज भी सतर्क रखा है, क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह समझकर बड़ी गलती कर दी कि भारत शायद इस बार भी पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत ने संयम रखा। अमेरिका से लेकर G7 देशों तक यह संदेश गया कि भारत हर कदम पर सबूत लेकर चल रहा है। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत किसी विदेशी जांच टीम को बीच में नहीं आने देगा, क्योंकि भारत अब टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में है और उसकी जांच एजेंसियों के पास दुनिया के सबसे सक्षम अधिकारियों में से कुछ हैं। यही कारण था कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने जांच में मदद की पेशकश की तो भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और यह बात खुद अमेरिका ने स्वीकार की कि भारत इस जांच को अकेले संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम है। यह वही पेशेवर मजबूती है जिसे पाकिस्तान समझ नहीं पाता। अब सवाल है कि इसके बाद भारत क्या करेगा? क्या यह एक्ट ऑफ वॉर है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा? और क्या पाकिस्तान की वो आतंकी लिस्ट एक बार फिर साफ की जाएगी? दरअसल भारत ने महीनों पहले ही साफ कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन भारत की कार्यप्रणाली एकदम स्पष्ट है। वह पहले सबूत इकट्ठा करता है, फिर दुनिया को भरोसे में लेता है और उसके बाद ठोस कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका बड़ा उदाहरण है, जहां भारत ने स्पष्टता, अनुशासन और पेशेवरिता दिखाते हुए ठिकानों को चिह्नित किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस बार भी स्थिति वैसी ही लगती है, जब भारत के पास पूरा सबूत होगा, जब पूरी तरह यह साबित हो जाएगा कि हमले का आदेश पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल ने दिया था, तब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सक्रिय होगा और यह कदम केवल बदले का नहीं बल्कि आतंकी तंत्र को जड़ से खत्म करने का होगा। लेकिन इस पूरी घटना ने भारत को एक और बड़ा खतरा दिखा दिया है। अब आतंकवादी बंदूक हाथ में लेकर नहीं आते, वे स्टेथोस्कोप पहनकर आते हैं, कॉपी में नोट्स लेकर आते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टडी मटेरियल के नाम पर विस्फोटक छिपाते हैं और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी शिक्षा देते हैं।
अब आतंक का नया रूप वही है जिसे दुनिया व्हाइट कॉलर टेरर कहती है। एक ऐसा रूप जिससे पहचानना मुश्किल है, रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि यह शिक्षित चेहरों और सुरक्षित वातावरण में छिपकर काम करता है। भारत अब इस खतरे को समझ चुका है। आने वाले समय में विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों, हॉस्टलों और विदेश से जुड़े डिजिटल गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कश्मीर के युवाओं को विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि आतंकियों का नया प्लान यही है कि पाकिस्तान की भूमिका छिपी रहे और सीधे भारत के भीतर रहने वाले युवाओं को निशाना बनाया जाए, ताकि भारत के भीतर ही तनाव पैदा हो और कश्मीरियों पर शक बढ़े, जिससे समाज में दूरियां बढ़ें और पाकिस्तान का फायदा हो। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने जिस तरह इस पूरे मॉड्यूल को पकड़ा, उससे साफ है कि भारत अब किसी भी साजिश को शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर देगा। अंततः इस ऑपरेशन ने देश को दिखा दिया कि आतंक कितना भी नया रूप ले ले, भारत की सुरक्षा एजेंसियां उससे एक कदम आगे हैं। अगर 3000 किलो विस्फोटक न पकड़ा जाता, अगर डर के मारे डॉक्टर उमर खुद को न उड़ाता, अगर शाहीन शहीद जैसे चेहरे न पकड़े जाते, तो दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य बनता वह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में दर्ज होता। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ एक हमले को नहीं रोका, बल्कि आतंक के एक नए रूप को उजागर कर दिया। एक ऐसा रूप जिसे अब दुनिया भी गंभीरता से ले रही है। अब नजरें सिर्फ एक बात पर हैं, कब भारत आधिकारिक रूप से घोषणा करेगा कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से था और कब ऑपरेशन सिंदूर 2-0 शुरू होगा। दुनिया भी यही देख रही है और पाकिस्तान भी, जो जानता है कि इस बार भारत की प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। अब जवाब सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संदेश होगा कि भारत पर किसी भी तरह का हमला युद्ध की तरह लिया जाएगा और इसका जवाब भी युद्ध जैसी सटीकता से दिया जाएगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा रणनीति बदल चुकी है। यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह उस नए आतंकवाद का पर्दाफाश था जो पढ़े लिखे चेहरों के पीछे पल रहा है। भारत ने उसे पहचान लिया है, रोक लिया है और आने वाले समय में उसे जड़ से मिटाने के लिए तैयार है। देश ने राहत की सांस ली है, लेकिन सतर्कता बढ़ गई है। एक बड़ा हादसा टल गया, पर भारत अब उस भविष्य की तैयारी कर रहा है जहां ऐसी किसी भी साजिश को जन्म भी न लेने दिया जाए।